अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान सायरा आशिर द शो मेकर में हाजिर हूँ। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो एक प्रोड्यूसर भी हैं और एक प्रोडक्शन हाउस को लीड भी करते हैं, नवीद भट्टी साहब। आइए मैं इनकी आपसे मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी सर। जी सर, मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि आपके शोबिज़ में आने की क्या वजह बनी? देखिए, शोबिज़ में मैं एक्टिंग करने के लिए आया था। बहुत अरसे तक मैंने एक्टिंग की चीज़ें की, लेकिन उसके बाद फिर एक आइडिया हो जाता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं बन सकते, तो फिर फील्ड चेंज की। और क्योंकि आर्टिस्ट का उस ज़माने में, जिस वक्त मैं शोबिज़ में आया था, कोई इतना ज़्यादा स्कोप भी नहीं था। आपको अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करना होता है, आपको बाकी भी सारी चीज़ें करनी है, तो ज़िंदा रहने के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको किसी बिज़नेस की भी ज़रूरत होती है। उस बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर शोबिज़ को ही अपना वो मेन कोर्स समझा, और फिर उस हिसाब से इसमें मैंने असिस्ट भी किया। असिस्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें डायरेक्शन की, डायरेक्शन के साथ मैंने इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट की। तो शोबिज़ के अंदर आने की मेन वजह जो थी वो थी एक्टिंग। एक्टिंग के साथ साथ फिर जो बाकी भी सारे मामलात हैं, उन सारी चीज़ों को करते हुए मैं आज यहाँ पे प्रोडक्शंस कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर आप बनने एक्टर आए थे? जी बिल्कुल, मैं एक्टिंग के लिए आया था इस फील्ड में, लेकिन ये कि जब मैंने बाकी सारे मामलात वगैरह देखे, सारी चीज़ें देखी, एक्टिंग मैंने की। एक्टिंग का एक अलग स्कोप है और बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये लगता था कि शायद अपना घर चलाने के लिए और बाकी सारे मामलात के लिए आपको एक्टिंग के साथ किसी और बिज़नेस की भी ज़रूरत है। क्योंकि शोबिज़ मेरा पैशन था, तो मैंने इधर उधर किसी और बिज़नेस में या किसी और जॉब पे करने के बजाय मैंने शोबिज़ को ही ज्वाइन किया। शोबिज़ ज्वाइन करने की मेरी सबसे पहली वजह यही थी क्योंकि मुझे शौक़ था। शौक़ मुझे सिर्फ एक्टिंग का नहीं था, मुझे ये था कि मैं किसी भी तरह से कुछ क्रिएटिव काम करूं, मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जिसे लोग देखें और लोग उसको पसंद करें। तो और जब आपका शौक़ आपका रोज़गार बन जाता है तो वो फिर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आप उसमें मज़ीद दिल लगा कर काम करते हैं। तो आपको ज़्यादा मज़ा एक्टिंग में आया या डायरेक्शन में? एक्टिंग का एक अलग चार्म है, एक अलग मज़ा था, लेकिन ये कि डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप खुद करवा रहे होते हैं काम, जो चीज़ आपने अपने माइंड में सोची है, उन सारी चीज़ों को अपने सामने एक्ट करवाना, वो एक बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने डायरेक्शन बहुत कम टाइम किए, फिर उसके बाद मैंने प्रोडक्शन ज्वाइन की। प्रोडक्शन में मेरा ये था कि ये जो सारे मामलात बन रहे हैं, अगर हम एक किसी घर में शूट करने के लिए जा रहे हैं तो एक्चुअल वो घर नहीं है, लेकिन हमने स्क्रीन पे उसको घर कैसे दिखाना है, उसमें फिर मेरा ज़्यादा माइंड चलना शुरू हुआ। फिर मैंने सेट्स के ऊपर काम किया कि सेट के ऊपर आपको दिखने में लग रहा होता है कि जी ये एक दुकान है, लेकिन एक्चुअल वो दुकान नहीं होती। आपको देखने में लगता है कि यार ये कोई जहाज़ है, लेकिन वो असल में जहाज़ नहीं होता, उस सेट का और मतलब वो बेसिकली क्रिएट किया होता है। तो उन सारी चीज़ों में फिर जब आपको एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो फिर मैंने डायरेक्शन के साथ साथ फिर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। प्रोडक्शन में मेरा ये था कि मैं एक ऐसी चीज़ बनाऊँ जो मैं चाहता हूँ। उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। शोबिज़ ज्वाइन करने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की, जैसे मैंने टेक्निकल साइड पे भी काम किया, मैंने असिस्ट भी किया है, मैंने प्रोडक्शन भी की है, मैंने शोबिज़ के तकरीबन जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में मैंने काम किया है। उससे मुझे आज फ़ायदा ये होता है कि मैं किसी भी शोबे में कहीं मार नहीं खा सकता। तो आज अगर मैं बहुत कामयाबी से किसी भी सीरियल को अगर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ या किसी सोप को कंप्लीट करता हूँ, उसकी वजह यह है कि मुझे उन सारे कामों का पता है कि ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। यानी कि आप ये सोचें कि कोई शख्स आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता किसी भी डिपार्टमेंट में रहते हुए। जी, तो सर कब से हैं आप इस फील्ड में? मैं बच्चा था जब आया था इस फील्ड में, मतलब बहुत छोटा, उस तक आई थिंक कोई 14-15 साल से भी कम एज थी मेरी, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल टेलीविज़न के लिए एक प्रोग्राम किया था। सिंधी प्रोग्राम था, वैसे मैं सिंधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे क्योंकि शौक़ था, मैंने आपको बताया, तो उसी शौक़ की वजह से फिर मैं उस प्रोग्राम में गया और वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ शोबों में काम करता रहा। तो सर मुश्किल नहीं हुई आपको सिंधी बोलने में? सिंधी बोलने का उसमें मेरा काम ही नहीं था। मैं उसमें एक ऐसा बच्चा था जो होस्ट के साथ था, होस्ट खुद क्वेश्चन आंसर करती थी और मैं जाके इनाम दे आता था सबको, तो इसलिए मुझे थोड़ी बहुत समझ आती थी, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। सर मुझे आप ये बताइएगा कि अब तक आपने कितने प्लेस किए? अगर मैं सोप, सीरियल, सिटकॉम और सिंगल प्लेज, अगर मैं इन सब की क्वांटिटी पे जाऊंगा तो आई थिंक उसको काउंट करना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजे के हिसाब से कोई 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, माशाल्लाह। जिसमें मैंने असिस्ट भी किए हैं, जिसमें डायरेक्शन भी की है, लेकिन ज़्यादातर मेरा वक्त गया है प्रोडक्शन में। पिछले 7-8 साल से मैं एस GM काम कर रहा हूँ 2-3 कंपनीज में।
जी, तो सर आपका कोई फेवरेट प्ले? फेवरेट प्लेस तो बहुत हैं, क्योंकि जिस वक्त आप जो भी प्ले कर रहे होते हैं वो उस वक्त आपका फेवरेट होता है। बाद में फिर वो जब हम कोई और नया वाला प्रोजेक्ट करते हैं तो ज़ाहिर है पुराने वाले में बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं, तो बस वो खामी दूर करने के लिए फिर आपको अगला वाला प्ले आपका फेवरेट हो जाता है। इस वक्त अब जैसे मेरी 3-4 शूट्स चल रही हैं, वो तीनों चारों शूट्स मेरे लिए फेवरेट हैं, लेकिन इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे पुराने वाले प्लेज मेरे लिए फेवरेट नहीं थे। जी जी। तो वैसे बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसमें हमसफ़र है, ज़िंदगी गुलजार है, मेरा साईं है, और इसी तरह के कोई बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने प्रोड्यूस किए हैं। सर इसी तरह से जैसे एक माँ से अगर पूछा जाए कि आपको अपना कौन सा बच्चा अच्छा लगता है, तो आप भी मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं कि मुझे अपना हर सीरियल पसंद है। वो है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ ये देखता हूँ कि जिस प्रोजेक्ट में आपको सीखने का भी मौका मिलता है, तो वो कैसा ये जुनून एक AR वाई के साथ हमने सीरियल किया था। AR वाई डिजिटल ने उसको प्रोड्यूस किया था, उसकी प्रोडक्शन सारी हमने देखी थी, जो हमने लंदन, इंडिया, पाकिस्तान तीनों जगह पे शूट किया था। उसमें सीखने का मार्जिन ये था सबसे ज़्यादा कि जो एक्स्ट्रास थे, रोज़ के हमारे पास कोई 800-900 एक्स्ट्रास होते थे, जिनके हमने वार्डरोब बनाए थे ब्लैक कलर के, और उनकी दाढ़ियाँ लगती थी, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि मेरा ख्याल है कि आजकल की फिल्म्स भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा वो सीरियल था। सर ये ब्लैक कलर ही क्यों चूज किया आपने? कुछ और कलर भी तो हो सकते थे। असल में उस सीरियल की डिमांड ये थी कि वो एक तालिबान बेस प्रोजेक्ट था, तो जिसमें हमने सारे पूरी फोर्स दिखानी थी, तो उनका सारा असला और वो सारी चीज़ें तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें करनी थी। तो वो ब्लैक ड्रेसेस का सीन ये था कि उसमें हमने बहुत सारे टेलर्स हायर किए हुए थे, जो रोज़ वहीं पे बैठ के ड्रेसेस वगैरह सीते थे और वही उसी वक्त लगते थे। तो हाँ। ब्लैक का वो बेसिकली सीन की डिमांड थी। सर अभी आपने बताया कि आप बाहर गए ना, तो आपने वहाँ पे भी सीरियल सोप्स बनाए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको ज़्यादा कहाँ ठीक लगा, पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री का एक अलग सिलसिला है। अगर हम वहाँ के एक्टर्स के साथ हमने जो काम किया, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि प्रोफेशनलिज्म शायद हमारे यहाँ से 100% ज़्यादा है। पाकिस्तान में भी जैसे हम काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बिल्कुल भी लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मार्जिन मिल जाते हैं। जैसे उनके अपने घर होते हैं, यहाँ पे उनकी दोस्त यार होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो वो शूट पे आते हुए भी बहुत ज़्यादा डिलेस करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे क्योंकि आप सिर्फ काम करने के लिए गए होते हो, तो मुझे ये लगता है कि उसमें काम ज़्यादा निकलता है। और अगर मैं बाहर के एक्टर्स की मैं अगर बात करता हूँ, तो वो हमारे एक्टर्स के हिसाब से कोई 200% ज़्यादा प्रोफेशनल है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ किरण खेर साहिबा की। किरण खेर को यकीनन आप जानती होंगी। हम इंडिया में शूट कर रहे थे, तो जो भी उनका कॉल टाइम होता था वो उसी वक्त पहुँचती थी और मुझे आके अपनी घड़ी दिखाती थी कि मैं पहुँच गई हूँ, अब मैं वैनिटी में बैठी हुई हूँ, जिस वक्त आपको सीन करना हो आप मुझे बुला लीजिएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारा किसी का कॉल टाइम 9 बजे या 10 बजे का है, तो आपको उसको 10 बजे भी वेकअप कॉल देनी होती है और 11-12 बजे तक उसका वेट करना पड़ता है। 100% ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक ऐसा होता है। तो मुझे ये लगता है कि शायद बाहर हम जब काम करने के लिए जाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी ज़्यादा बेहतर बनता है और जल्दी शूट होता है। सर आपके ख्याल से यहाँ के जो एक्टर हैं वो ये समझते हैं कि जितना हम देर से जाएंगे उतना हमारी वैल्यू बनेगी? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक ऐसा तबका आया हुआ है हमारे अंदर जिनकी सोच ये है कि अगर वो जितना ज़्यादा तंग करेंगे, जितना लेट जाएंगे, तो शायद वो बड़े एक्टर्स होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो उनकी गलतफहमी है। इस वक्त अगर वो काम की डिमांड में है तो वो लोग उनकी ये नखरे बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन जो भी पुराने एक्टर्स हैं और जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। मैं इसके हिसाब से आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। इस वक्त जैसे तलत हुसैन साहब हो गए, कबीर खान साहब, आबिद अली साहब मरहूम, और इसी तरह के बहुत सारे एक्टर्स हैं पुराने एक्टर्स। वो अगर उन्होंने आपको दिन दिया है तो वो आके आपके पास सेट पे बैठ जाएंगे। काम हो रहा है नहीं हो रहा उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो कहते हैं जी आपको हमने दिन दिया, हम यहाँ पे बैठे हुए, आप हमारा काम कर लें। लेकिन ये जो आजकल के, मैं ये समझता हूँ कि जो नए एक्टर्स आए हैं ये सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कि बस किसी तरह से कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें, बहुत सारी चीज़ें कर लें। तो उसमें मुझे लगता है कि शायद उनकी अपनी एक्टिंग में और उनकी क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ होता है। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, मुझे तो सबके साथ ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे काम का एक पीरियड होता है, जैसे
एक नॉर्मल सीरियल 5 to 6 मंथ में कंप्लीट होता है, तो उस 5 to 6 मंथ में हम सब एक फैमिली की तरह होते हैं, जिसमें हमारे झगड़े भी होते हैं, हमारे मतलब 10,000 चीज़ों पे बहस भी हो जाती है। कभी स्टोरी के ऊपर 10,000 मामलात आते हैं कि जी ये स्टोरी अच्छी नहीं है, मुझे ये नहीं करना। मुझे जिस तरह फैमिली में लोगों के साथ झगड़े भी हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत भी होता है, इसी तरह से तो किसी एक आध एक्टर के या एक्ट्रेस के बारे में कहना मेरा ख्याल है ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जिनके साथ भी काम कर रहा होता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत प्यार मोहब्बत से काम होता है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एक डायरेक्टर की ज़्यादा वैल्यू होती है प्ले में या एक राइटर की? वैल्यू के बारे में तो मैं खैर कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वैल्यू का हम लोग नहीं है कि हम किसी की भी वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकें। लेकिन एक राइटर जो होता है उसकी एक अलग सोच होती है, वो क्या चीज़ सोच के लिख रहा है, उसका एक अलग जहन है, उसका एक अलग विजन है कि उसने उसको क्या चीज़ सोची है और वो उसने उसको पेपर पे लिखा है स्क्रिप्ट की सूरत में। फिर जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर अगर उस स्क्रिप्ट को पढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से पढ़ेगा। अगर मैं आपके सामने एक स्क्रिप्ट रख दूंगा तो आप अपने हिसाब से पढ़ेंगी, मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा। जी। हो सकता है कि हम 50% एक दूसरे से मैच कर जाएं, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा विजन कुछ और होगा, मैं उसमें क्या चीज़ सोच रहा हूँ, मुझे किस तरह से चाहिए। तो वो राइटर वाला जो है सिलसिला वो एक बिल्कुल अलग है। डायरेक्टर जिस तरह से जिस चीज़ को भी सोच रहा है, उसको सोचने के बाद एक प्रोडक्ट की बेहतरी के लिए है कि राइटर और डायरेक्टर दोनों मिलकर एक साथ बैठें। जब वो दोनों दिमाग एक साथ बैठेंगे तो एक बेहतर चीज़ बन के सामने आएगी। अगर राइटर ने कुछ और सोच लिया और डायरेक्टर ने कुछ और सोचा तो शायद वो एक कोई नई तीसरी चीज़ बन जाएगी। तो जहाँ तक आप वैल्यू की बात करें, वैल्यू का इसमें कोई सिलसिला नहीं है। राइटर की अपनी जगह पे वैल्यू, अगर राइटर नहीं होगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी, और अगर डायरेक्टर नहीं होगा तो फिर उस राइटर का भी कोई काम नहीं है। तो इसलिए ये एक पूरा टीम वर्क होता है, ये सब मिलके करते हैं। पहले एक स्टोरी डिज़ाइन की जाती है, स्टोरी के बाद फिर हम उसके प्लॉट पे जाते हैं, प्लॉट के बाद फिर उसमें डायलॉग्स और वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि राइटर की सबसे पहली, अगर आप वैल्यू की बात करें तो राइटर की सबसे ज़्यादा वैल्यू हो गई। फिर जब वो प्रोजेक्ट सेट पे जाता है तो उसके बाद वो सारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हाथ में होता है। डायरेक्टर जब सेट के ऊपर होगा तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को बहुत अच्छा शूट कर दे, शायद राइटर ने इतना अच्छा लिखा हुआ भी नहीं होगा कि जो डायरेक्टर अपने विजन के हिसाब से उसको कर देगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो लिखा हुआ बहुत अच्छा होता है लेकिन वो शूट इतना अच्छा नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, उसके पीछे डायरेक्टर का विजन भी हो सकता है। तो शूट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर का अपना विजन बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है और उसका राइटर के साथ एक एक पॉइंट पे मीटिंग करना, डिस्कस करना ज़रूरी है। क्योंकि जब उसने राइटर का पूरा जो उसने सब चीज़ें लिखी हैं जब उसके दिमाग में आ जाएगा तो वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकेगा एक्टर से। जी सर, लेकिन आपके ख्याल से क्या एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी का होना भी क्या बहुत ज़रूरी है? स्टोरी का स्ट्रांग होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन स्टोरी स्ट्रांग क्या होती है, क्योंकि हर वक्त के हिसाब से, हर टाइम के हिसाब से अलग स्टोरी होती है जो स्ट्रांग होगी। इस वक्त आपकी फील्ड में क्या चीज़ें चल रही हैं या आपके आसपास के एरिया में, आपके उसमें मुआशरे में जो भी सब्जेक्ट है, वो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कोई ड्रामा बनाएंगे तो वो उस वक्त के हिसाब से स्ट्रॉन्ग स्टोरी होगी। हो सकता है कि जो स्टोरी आज के हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है शायद वो हमारे लिए कोई नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वो टाइम गुजरने के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो। आपने एक को देखा होगा, जैसे 100 बच्चों के कातिल वाला एक केस आया था, ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा हाईलाइट था। उस पर जो भी ड्रामे वगैरह बनते हैं उस वक्त के हिसाब से वो हाईलाइटेड था, वो था। कोरोना की अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी जैसे एक 1.5 साल 2 साल पहले जो कोरोना का सिलसिला था, अगर वो कोरोना के ऊपर ड्रामा बनता या कोई सी चीज़ होती तो शायद उस वक्त के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होती। आजकल कोरोना की शायद मुझे ये लगता है कि इतना वो उसका डर खौफ भी कुछ ख़त्म हो गया है, तीसरी लेयर भी आई है लेकिन अब लोग उसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। तो अब अगर उसके ऊपर कोई ड्रामा बनेगा तो लोगों की नज़र में इसकी शायद इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो ये ड्रामे की वैल्यू जो है वो उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त क्या चीज़ चल रही है उस हिसाब से ड्रामे की वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये बताएं कि एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए कितना टाइम दरकार होता है? अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए टाइम का दरकार होना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे डायरेक्टर्स बन जाते हैं। खैर, अच्छा डायरेक्टर और बुरा डायरेक्टर एक अलग सिलसिला है जी। असल चीज़ है कि आपका विज़न कितना स्ट्रांग है। जितना आपका विज़न स्ट्रांग होगा उतने आप अच्छे डायरेक्टर्स होंगे। बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो कॉलेज टाइम से या उससे पहले भी, जी। क्योंकि उनका विज़न इतना स्ट्रांग होता है, वो
जो चीज़ सोचते हैं उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं या किस तरीके से उसको एक्ट करवा सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो भी सिलसिला, जितना उनका स्ट्रॉन्ग विजन होगा उतना ज़्यादा अच्छा वो डायरेक्टर होगा। तो अच्छा डायरेक्टर होने में अगर आप टाइम की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद टाइम वाला तो इसमें कोई पैरामीटर ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने असिस्ट भी नहीं किया और वो इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडस्ट्री में, और बहुत सारे ऐसे नाम भी हमारे सामने हैं कि जो 17-18 साल से असिस्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सके जहाँ पे उनको होना चाहिए। तो इसमें एक तो लक भी बहुत काउंट करती है, और सेकंड ये कि जो जब हम स्क्रीन के लिए जो काम कर रहे होते हैं, एट द एंड स्क्रीन की ही वैल्यू होती है। मैं अगर बहुत कुछ पढ़ के भी आ जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, और अगर मैं अच्छा एक्ट नहीं करवा सकता, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो मेरे लिए बेकार है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर वो अच्छा डायरेक्टर होना या बुरा डायरेक्टर होना ये किसी पैरामीटर का नहीं है। सर, किसी भी ड्रामा, सीरियल या सोप में कितना वक्त लगता है? सोप की अगर मैं सीरियल की अगर मैं तैयारी की बात करता हूँ तो स्टोरी से लेके ऑन एयर तक कम से कम भी 8 महीने, 9 महीने या 1 साल का भी टाइम लग सकता है। वैसे अगर हम इसको वर्किंग डेज पे काउंट करते हैं तो एक सीरियल हमारा कोई 80 डेज़ 90 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो 80-90 डेज़ एक साथ शूट नहीं होती, क्योंकि इसमें संडेज़ भी आएंगे, उसमें ईद भी आएगी, बकरा ईद भी आएगी, शब रात भी आएगी, फिर कुछ लोग बीमार भी हो जाएंगे, किसी के घर में इश्यूज़ होंगे। तो ये जो टोटल एक टाइम पीरियड होता है वो कम से कम 8 से 9 महीने तक चला जाता है स्टोरी के अलावा, क्योंकि स्टोरी जिस वक्त बिल्ड कर रहे होते हैं, जब कहानी लिखी जाती है, कहानी लिखने से लेके ऑन एयर तक के अंदर कम से कम 9-10 महीने और 1 साल तक का टाइम लगता है। सर, आप मुझे ये बताएंगे कि सीरियल और सोप में क्या फ़र्क है? सोप और सीरियल बेसिकली तो ड्रामा है, दोनों चीज़ें अगर फॉर्मेट के हिसाब से हम देखा जाए तो दोनों ड्रामा है। लेकिन सोप एक ऐसा ड्रामा होता है जो आपको 30 मिनट्स 20 मिनट्स के हिसाब से डेली ऑन एयर होता है। जो प्रोजेक्ट आपका रोज़ ऑन एयर हो रहा है, अगर हफ्ते में 5 दिन या हफ्ते में 7 दिन और उसके 100 एपिसोड या उससे 200 एपिसोड या उससे भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं, तो वो सोप होता है। सीरियल नॉर्मली आपका वीक में 1 एपिसोड चलता है। अगर आप पीटीवी के ज़माने की बात करें तो पहले 13 एपिसोड का सीरियल होता था, अब वही 13 एपिसोड का सीरियल इस वक्त 26 एपिसोड और 30 एपिसोड पे चला गया है। और सोप है वो मतलब 100 एपिसोड तक होता है नॉर्मली। तो अगर फॉर्मेट की बात की जाए तो दोनों ही ड्रामा है, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हफ्ते में 1 दिन चलेगा और उसकी लेंथ कम से कम 5-6 मंथ होती है ऑन एयर की, तो वो सीरियल होगा। और अगर जो भी एपिसोड डेली के हिसाब से ऑन एयर हो रहे हैं या अगर वीक में 5 डेज हो रहे हैं तो वो सोप होता है। अच्छा सर, डीओपी और डायरेक्टर में क्या फ़र्क है? डीओपी और डायरेक्टर दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डायरेक्टर जो है वो बेसिकली पूरी डायरेक्शन कर रहा होता है, जिसमें वो आर्टिस्ट को उसका सीन भी समझाएगा कि जो सीन इस वक्त वो करने जा रहे हैं उसके आगे और पीछे वाले सीन्स में क्या हुआ है, उसको पूरी स्टोरी का पता होगा, जिससे उसने एक्टर के मिजाज को और एक्टर की सारी चीज़ों को उसने लेकर चलना है, उसका विजन होगा। बेसिकली विजन काउंट होता है डायरेक्टर का। और डीओपी जो है वो कैमरामैन की अपग्रेड वर्जन फर्म है, समझे। डीओपी बेसिकली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है। डायरेक्टर और फोटोग्राफी डायरेक्टर ही होता है एक तरह का, लेकिन ये कैमरे के पीछे काम कर रहा होता है। उसने सिर्फ शूट नहीं करना, यानी कि सिर्फ आपने देखा कि जी हमने कैमरा लगा लिया और मैं शूट कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। इस वक्त लाइट का टेम्परेचर क्या है, इस वक्त हमारी क्या लाइट चल रही है, इससे पीछे वाले सीन में हमारी लाइट क्या थी, इससे अगले वाले सीन में हमारी लाइट क्या है, हमें डे को डे किस तरह बनाना है, नाइट को नाइट कैसे बनाना, और नाइट में हमने डे कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल फॉर्म में आती हैं और टेक्निकल चीज़ों को देखता है डीओपी। डीओपी के अंदर पूरी एक टीम होती है जिसके अंदर लाइटमैन, ऑडियो वाले और बाकी सारे लोग होते हैं। वो उसका एक अलग विजन होता है। जिस तरह से एक डायरेक्टर का विजन होता है, इसी तरह से एक डीओपी का भी विजन होता है। तो डायरेक्टर और डीओपी दोनों ऑन सेट अपनी अपनी जॉब कर रहे होते हैं और इन दोनों का एक साथ चलना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो सेट का इन्वायरमेंट है, जो भी आपका एम्बियंस है, वो सारी चीज़ें डीओपी करता है और बाकी आपकी परफॉर्मेंस और इन सारी चीज़ों का जिम्मेदार डायरेक्टर होता है। सर, अभी आपने बताया कि डीओपी का काम होता है कि दिन में रात बनाना, तो सर ये दिन में रात कैसे? देखिए, दिन में रात का मकसद ये होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइट के हिसाब से खेलते हैं। अगर इस कमरे में मेरे पास यहाँ पे लैंप रखा होगा और अगर मुझे थोड़ा सा अगर डार्क एनवायरनमेंट चाहिए
तो मैं उसको लाइट को डार्क करके लैंप ऑन करूँगा, उसका एम्बियंस इस तरह का बनाऊंगा कि एकदम हमें बताना ना पड़े कि जी ये रात है। जो भी व्यूवर स्क्रीन देख रहा है उसको देखते ही पता चल जाए कि जी ये नाइट का सीन है। फिर उसमें बहुत सारे, जैसे हम कुछ उसमें प्रॉप सेट करेंगे, कुछ उसकी लाइटिंग का हिसाब किताब होगा, इन सारी चीज़ों, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम दिन में दिन के ही शूट करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, आउटडोर में तो हम लोग फंसे हुए होते हैं कि आउटडोर में हम सूरज को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन इंडोर में हम लाइट के हिसाब से खेल के डे के अंदर नाइट के सीन और नाइट के अंदर डे के सीन्स कर सकते हैं। ये सारा काम डीओपी करता है और इसका सारा काम लाइट्स के साथ होता है। सर, अगर आर्टिस्टों में आपस में सेट पे लड़ाई हो जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल पूछ लिया और अक्सर ऐसा होता है। फिर उसको ये कि आपने बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है, क्योंकि देखिए लड़ाई तो होगी हर जगह पे जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ काम करता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सीरियल सोप में कम से कम 1 साल 7-8 महीने का काम होता है, यानी कि वही एक्टर 7-8 महीने तक एक साथ काम कर रहे होंगे। ज़ाहिर है उसमें झगड़े भी होंगे, झगड़े की नौयत कोई भी हो सकती है। अब उसमें आपने स्मार्टली इसको हैंडल इसी तरह से करना होता है कि जी आप सबसे पहली चीज़ तो है कि जो भी प्रोफेशनल एक्टर होगा उनका अगर आपस में झगड़ा है, जो भी कुछ है, वो उससे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कभी भी इंगेज नहीं करते। अगर आपका झगड़ा आपस में है, जो भी कुछ है, लेकिन आपको स्क्रीन पे वो सारी चीज़ नज़र नहीं आती। बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं हमारी शूट पे भी इस तरह से जिनकी आपस में बातचीत भी नहीं थी, लेकिन जब वो एक्ट करते थे हमें पता भी नहीं चलता था। अब अगर वो नाराज़ हैं या जो भी है, क्योंकि ये एक जॉब की तरह से है। जैसे हम अगर जॉब पे जाते हैं, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, कुछ लोगों से हमारी बनती है, कुछ से नहीं बनती, लेकिन हमने अपना काम करना है। तो जो भी प्रोफेशनल एक्टर होंगे वो इन सारी चीज़ों को समझते हैं। हर एक्टर अपने हिसाब से जॉब कर रहे हैं, तो अगर वो अपने जॉब पर आया तो अपनी जॉब को परफेक्टली करेगा। तो उसके बीच में अगर झगड़े होते हैं, ज़ाहिर है हमें उसको स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है, जिसमें सबसे बड़ा रोल डायरेक्टर का होता है। जो भी डायरेक्टर होता है वो उसको अपने तरीके से उनको समझा के चीज़ें करके, क्योंकि एट द एंड हम सब ने काम निकालना है अपना। क्योंकि अगर हम एक शूट हमने स्टार्ट की है तो उस शूट को एंड भी करना है, वो सारी चीज़ ऑन एयर भी जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जी कोई भी प्रोजेक्ट आपका दरमियान में आया और उसके बाद हम उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर हम उसको रीशूट पे जाते हैं तो प्रोड्यूसर का बहुत ज़्यादा लॉस है, और प्रोड्यूसर के साथ जो बाकी एक्टर साथ काम कर रहे हैं तो उनका भी मसला हो सकता है। तो इसलिए इसको खैर बड़े तरीके से हैंडल किया जाता है। वैसे ऐसी नौबत बहुत कम ही आती है, लेकिन ऐसे मामलात आ जाते हैं, जब कभी होते हैं तो फिर आपस में बैठ के सुलह सफाई करवाई जाती है। सर, हर शोबे में कुछ न कुछ ग्रुप बंदी होती है, तो क्या शोबिज़ में भी ग्रुप बंदी होती है? शोबिज़ में भी बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अगर आपका माइंड मैच करता है और अगर एक टीम बन जाती है तो टीम के साथ काम करना आसान होता है। किसी भी शोबे में जब आपकी टीम होती है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसमें आप इसको ग्रुप बंदी कहें या अगर लॉबी कहें, जैसे बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि जिनकी लॉबी बनी हुई है जी। तो अगर वो लॉबी की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि लॉबी का वर्ड शायद यूज़ करना ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपकी अगर टीम के साथ बेहतर परफॉर्मेंस जा रही है तो मेरा ख्याल है कि वो ग्रुप बंदी या लॉबी ज़्यादा बेहतर रहती है हर लिहाज से। ग्रुप बंदी का जहाँ तक आप बात करें, ये हर शोबे में होती है। इसका ये मकसद नहीं है कि जी ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको काम दूंगा या ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे स्क्रीन झूठ नहीं बोलती। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर प्लेटफॉर्म मुहैया कर देंगे, उस पर परफॉर्म तो आप नहीं करना ना। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करें और अगर ऑडियंस आपको पसंद करिए तो आप बैक टू बैक मुख्तलिफ प्लेस में काम करते रहेंगे। उसमें अगर कोई भी बंदा इस तरह की बात करता है कि जी ये ग्रुप बंदी है जो भी है, तो वो ये हर शोबे में ही होता है। अच्छा सर, हर शोबे में जेलसी हर जगह होती है, तो आपके ख्याल में शोबिज़ में जेलसी है? देखिए, जेलिसी तो हर शोबे में हर जगह होता है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वो जूनियर है तो यकीनन सीनियर उससे जेलिस होगा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में शायद बहुत जल्दी लोग शो कर देते हैं कि जी हम आपसे जेलिस हो रहे हैं, उनके सामने शो नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो समझे कि फ्रेम आउट होते हैं तो पीछे से वो अपने जेलिसी का किसी भी तरह से इजहार कर देते हैं। तो जेलिसी तो खैर एक फितरत है और किसी भी इंसान की फितरत है। ये कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अगर कोई ये कहता है कि जी किसी में होती ही नहीं है तो शायद ये मेरा ख्याल है गलत होगा, क्योंकि जेलिसी हर किसी में होती है। और अगर कोई भी बंदा ज़्यादा जेलिसी कहाँ होती है कि अगर आप सीनियर हैं और आपका जूनियर आपसे ज़्यादा बेहतर अगर काम कर रहा है तो वो सीनियर जो है वो फिर जेलिसी में आ जाता है। जबकि सीनियर को तो इस बात से खुश होना चाहिए।
पहले लोग खुश होते थे किसी ज़माने में, या शायद ये वो लोग हैं जो किताबों में हमने कभी देखे नहीं आज तक। तो मुझे तो आज तक इसी तरह के लोग मिले कि जो ज़्यादातर जेलिसी होते हैं। किसी भी अगर एक्टर को हम लोग देखते हैं, अगर आप उसके सामने किसी दूसरे की आप तारीफ भी करेंगे तो वो उसके साथ साथ जेलिस होने के साथ साथ आपसे भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा आजकल के ड्रामों में और पुराने ड्रामों में क्या फ़र्क है? पहले के ड्रामे में अगर आप एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जितने भी आर्टिस्ट थे वो पहले रिहर्सल करते थे, जिसमें राइटर भी बैठते थे, उसमें डायरेक्टर भी थे, उसके अंदर प्रोडक्शन भी थी, और पूरी जितने भी आर्टिस्ट यानी जिसका एक सीन है वो भी और जिसके कंप्लीट काम है पूरे सीरियल में, सब बैठते थे। जब वो उसको बनाते थे, जब समझे कि रिहर्सल हो रही है, अगर हम स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं तो उसी वक्त डायरेक्टर और राइटर कहते थे कि जी आपकी टोन ये नहीं होनी चाहिए, आपको हम थोड़ा सा तकिया कलाम देंगे, आपके लहजे में इस तरह का होना चाहिए, या अगर किसी जगह पे ऊंचा बोलना है तो वो किस हद तक ऊंचा बोलना है, अगर आपको किसी जुमले को धीमा बोलना है तो वो किस हद तक धीमा जाएगा। ये सारी चीज़ें शूट पे जाने से पहले हो जाती थी। तो मुझे ये लगता है कि यार अगर इतना कोई मजबूत कंटेंट होता था जिसकी वजह से सड़कें अगर वीरान होती थी, तो उसमें आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस और कंटेंट की मजबूती और ये पीछे जो रिहर्सल होती थी इसकी बहुत बड़ी वजह थी। आजकल के दौर में अब अगर आप आते हैं तो आजकल के दौर के हिसाब से आप अगर देखेंगे आपको एक खूबसूरत फ्रेम मिलेगा, जिसमें अगर हमने कोई करोड़पति घर दिखाना है तो वो एक्चुअल करोड़पति घर होता है, सेट्स पे काम नहीं होता। अगर उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें कोई बहुत बेहतर प्रॉप्स चाहिए, जैसे अगर किसी नाश्ते का सीन है या अगर खाने का सीन है, तो वो जो डाइनिंग टेबल लगी होगी उस पर उसी लेवल के खाने या सारी चीज़ें रखी होंगी। तो पहले के हिसाब से और आज के हिसाब में स्क्रीन का बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। तो मेरा ख्याल है कि हर दौर के हिसाब से जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, सब कुछ होता है। तो पहले वाला जो मामला था, अगर मैं पुराने ड्रामों की बात करता हूँ, वो अपने हिसाब से बेहतरीन थे, और अगर हम आजकल के दौर के हिसाब से करते हैं तो आजकल की चीज़ें हमारी बहुत बेहतरीन है। और हो सकता है कि अब जो 10 साल के बाद वाली चीज़ आएगी जिसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, वो पता नहीं क्या चीज़ होगी, शायद उसके सामने हमें ये वाली चीज़ें पुरानी लग रही होंगी। अच्छा सर, जैसे आप बहुत बिजी होते हैं तो आप अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं? देखिए, फैमिली सबसे पहले होती है किसी भी शोबे में, किसी भी चीज़ के लिए। काम अपनी जगह, फैमिली अपनी जगह पे। तो जहाँ तक फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरी और सारी चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, टाइम निकालना पड़ता है। इसी तरह से हम भी मुख्तलिफ़ शादियों में भी जाते हैं, हम मुख्तलिफ़ इवेंट्स में भी जाते हैं, बच्चों को स्कूल भी छोड़ने के लिए जाते हैं, शॉपिंग्स पे भी जाते हैं, हर तरफ जाते हैं। हाँ, हमारी ये फील्ड जो है ये टाइम टेकिंग फील्ड है। इसमें दिन रात का कुछ नहीं पता। मुझे अगर बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे अगर मीटिंग करनी है और अगर मैं रात में 2-3 बजे भी अगर बैठा हुआ हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो शूट के बाद आके मिलते हैं कि यार हमारी आज शूट है, आज हम फ्री नहीं हो सकते, तो उनके लिए हम ऑफिस में बैठते हैं, हम वेट करते हैं। तो काम अपनी जगह पर है और फैमिली अपनी जगह पे। फैमिली के लिए टाइम निकालना पड़ता है, जो हम लोग निकालते हैं। मेरा ख्याल है जितने भी लोग हैं, बेशक वो एक्टर्स हैं या जो भी हैं, वो सब टाइम निकालते हैं। लेकिन क्योंकि ये इतनी बिजी फील्ड है, अक्सर लोगों को ये लगता है कि शायद लोग अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। हो सकता है हम 9 to 5 वाले लोगों की तरह अपनी फैमिली को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते, लेकिन जिस हद तक मुमकिन होता है हम बिल्कुल फैमिली के साथ होते हैं। और ख़ास तौर पे जो छुट्टी वाला दिन या कोई भी ऐसा दिन होता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे ऑफिस के या इस तरह के शोबिस के मामलात वाले कोई भी चीज़ ना, कॉल्स हों ना उस तरह की मीटिंग्स हों, ताकि जो फैमिली का टाइम है वो बिल्कुल फैमिली के साथ ही सर्व किया जाए। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल हर कोई एक्टर बनना चाहता है, तो अगर उसको मौका नहीं मिल पा रहा तो उसकी क्या वजह है? देखिए, एक्टिंग का शौक़ तो सबको होता है। जो ये कहता है कि मुझे एक्टिंग का शौक़ नहीं है, उसको भी होता है। कुछ लोग उसका इजहार कर देते हैं, कुछ लोग इजहार नहीं कर सकते। मौका मिलना या ना मिलना वो एक अलग सिलसिला है। मेरा ये ख्याल है कि जिसको भी इस फील्ड में आना है वो थोड़ी सी तैयारी करके आए। इसकी ये वजह नहीं है कि जी वो कहीं पे सीखने चला जाए या पढ़ने चला जाए, पढ़ के आएगा, सीख के आएगा तो उसके अपने लिए ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसकी एक मिसाल, जो मेरी अपनी मिसाल है, मैं हर एक को कहता हूँ, अगर आप कहीं ऑपरेशन करवाने जाते हैं और अगर वो सर्जन मौजूद नहीं है और उसका असिस्टेंट कहता है कि जी मैं आपका ऑपरेशन कर दूँ, तो आप कभी भी नहीं करवाएंगे। तो इसी तरह से जब हम कहीं ड्रामा बना रहे होते हैं ना, तो ये हमारे लिए एक प्रोडक्ट है जिसको हम तैयार करवा रहे हैं। अगर आपको शौक़ है और आप इतने अच्छे परफॉर्मर नहीं है, तो हम अपने ड्रामे का ऑपरेशन आपसे क्यों करवाएं। तो ये चीज़ है कि जो भी इंसान है, ज़ाहिर शौक़ सबको होता है। एक्टिंग थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा करके आएँ, और हीरो बनने का सोच के या हीरोइन बनने का सोच के ना आए, एक्टर बने।
सर आपने ये बताया था कि पहले दौर में सेट पे काम होता था और अभी ज़्यादातर ओरिजिनल लोकेशन पर, तो सर ज़्यादा मुश्किल किस पे था काम करना? मुश्किल अगर देखा जाए तो शायद मैं समझता हूँ कि सेट पे काम करना ज़्यादा मुश्किल था। मुश्किल किस सेंस में कि जो हमें स्क्रीन दिखानी है उस स्क्रीन के हिसाब से सेट तो एक खाली कमरा है, उस कमरे में आपने ज़िंदगी भरनी है। तो ज़िंदगी भरना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम उसमें हो सकता है कि शायद हम बेड भी लगा देंगे, हम उसमें अलमारियाँ भी रख देंगे, लेकिन सारी चीज़ें कर देंगे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी सी चीज़ें मिस हो जाएंगी। सेट सेट ही लगता है। लेकिन जो ओरिजिनल लोकेशन, क्योंकि जिसमें लोग रह रहे होते हैं वो घर होता है, तो आप अगर उसको शूट करते हैं और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे पीछे पेंटिंग्स लगी हुई नज़र आएंगी। हो सकता है कि कोई साइड टेबल पे कोई फ्रेम रखे होंगे, हो सकता है कोई पुराना फ़ोन रखा हो, या कुछ कहीं पे फ्लावर्स पड़े होंगे, या किसी ने कोई भी, यानी जैसे जो घर की ज़रूरत की नॉर्मल चीज़ें वो इजीली अवेलेबल होती हैं। तो जिस वक्त आप कोई अगर ड्रामा बना रहे होते हैं तो उसमें आपको एक अपनाइयत फील होती है कि आपको लगता है कि यार वाकई ये तो घर है, इसमें आपको सेट वाली फीलिंग नहीं आती। तो मुझे ये लगता है कि शायद ओरिजिनल लोकेशंस के ऊपर काम करने से आपकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सपोज होती है, बजाय इसके कि सेट पे, क्योंकि सेट पे आप जितना भी काम करें, जितना भी आप अच्छा सेट बना लें, उसमें किसी ना किसी चीज़ की कमी रहेगी हमेशा। हाँ तो नाजरीन, हमारे शो का वक्त ख़त्म हो गया है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।